मैं तो बोलती हूँ कि जाकर साहूकार से ब्याज पर पैसे ले लीजिए और खेती करते हैं। फसल हो जाने पर साहूकार का पैसा वापस कर देंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी उम्मीदें इसी खेत से थी। तूफान के कारण तो ये भी नष्ट हो गई। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मैं 2 दिनों में कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा। बस आप मुझे कुछ दिन का और समय दे दीजिए। अगली फसल होने पर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। क्या रामू साहूकार के चंगुल से अपना खेत छुड़ा पाएगा कि नहीं, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। आप ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो मेरा और बच्चों का क्या होगा? आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारे पास खेती करने के लिए पूंजी नहीं है तो क्या हुआ, पर खेत तो है। मैं तो बोलती हूँ कि जाकर साहूकार से ब्याज पर पैसे ले लीजिए और खेती करते हैं। फसल हो जाने पर साहूकार का पैसा वापस कर देंगे। भाग्यवान, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातों को, परंतु अगर पिछली बार की तरह इस बार भी बाढ़ या सूखा पड़ गया तो क्या होगा? हमारे पास बचा हुआ खेत भी साहूकार जब्त कर लेगा और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि हमारा खेत हमसे कोई छीने। पर हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि आप जाकर पैसे ले ही लो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है भाग्यवान, मैं जाता हूँ, साहूकार से पैसे लेकर आता हूँ। तुम फसल बोने की तैयारी शुरू कर दो। रामू उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी गौरी और बेटे गुड्डू के साथ में रहता था। ये उस समय की बात है जब किसानों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खेतों तक ही सीमित थी। रामू का दुबले पतले शरीर पर उसकी मेहनत की कहानी साफ झलक रही थी। और रामू, और बताओ कैसे हो और यहाँ पर कैसे आना हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? और कुछ दिक्कत परेशानी है क्या? सेठ जी, आपको तो सब कुछ पता ही है कि पिछले 2 सालों से कुछ भी खेती नहीं हुई है। घर में भी एक भी अन्न का दाना नहीं बचा, ना ही खेती करने के लिए कोई पूंजी बची है। मुझे कुछ पैसे चाहिए और जिससे खेत की बुवाई हो सके। और आप चिंता मत कीजिए, फसल की पैदावार होने के बाद मैं आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। अरे ठीक है, और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, और परंतु तुम्हें हर महीने 20% ब्याज देना पड़ेगा। और अगर समय से पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हारा खेत देना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं आपका कर्ज फसल होने के बाद तुरंत ही चुकता कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रामू पैसे लेकर सीधा अपने घर जाता है। अरे भाग्यवान, और मैं बैलों को लेकर खेत में चलता हूँ। जब तक मैं खेतों की जुताई करता हूँ तब तक तुम खाना बनाकर और बीज लेकर खेतों में आ जाना। ठीक है जी, मैं जल्दी जल्दी सभी काम समाप्त करके बीज लेकर आती हूँ। रामलाल बैलों को ले जाकर खेत जताता है और बीज खेतों में डाल देता है। जल्दी ही दोनों पति पत्नी मिलकर सारा काम खत्म कर देते हैं। चलो, अब बुवाई का काम तो खत्म हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस बार पैदावार भी बहुत अच्छी होगी। इतना कहकर रामू और गौरी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिनों में ही खेतों में फसल के छोटे छोटे पौधे उगाना शुरू हो जाते हैं, जिनको देखकर रामू के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ रही थी। अम्मा, पापा, स्कूल में प्रिंसिपल जी फीस मांग रहे हैं और उन्होंने बोला है कि अगर कल फीस नहीं दिया तो हमको अंदर नहीं जाने देंगे। बेटा, अभी तो मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। जो भी पैसे थे वो सब कुछ खेत की बुवाई में लग चुका है। अपने प्रिंसिपल जी से बोलना कि मैं 2 महीने के बाद फीस जमा कर दूंगा। नहीं पापा, वो नहीं मानेंगे।
और मुझे अब स्कूल भी नहीं जाना है। मुझे पता है कि पिछली बार खेती नष्ट हो गई है, तो आप लोग कहाँ से ही फीस दोगे। कल से मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात करूंगा, उनसे बस 2 महीने का और मौका मांगूंगा। चलो, और मैं कल सुबह तुम लोगों के साथ ही स्कूल चलूंगा। नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए। आपके ऊपर तो पहले से ही इतना कर्ज है। मैं सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई कर लूंगा, कोई बात नहीं। और आप लोग चिंता मत कीजिए, और मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आप लोगों को कभी भी किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं अपने घर की गरीबी खत्म कर दूंगा। बेटे के मुख से ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर गौरी और रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही साथ अपने बेटे की बातों से रामू के अंदर और भी जुनून आ जाता है। 2 महीने बाद धूप एकदम कड़क थी, पेड़ों की पत्तियां मुरझा रही थी, जमीन प्यासी हो गई थी। रामू और गौरी की आंखों में निराशा साफ छलक रही थी। हे भगवान, अगर इस बार भी बारिश नहीं होगी तो हमारा क्या होगा। हम तो जीते जी मर जाएंगे, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप चिंता मत करो जी, आप बस हिम्मत और मेहनत पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। रामू के साथ साथ सभी गांव वाले बारिश का इंतजार कर रहे थे। घर की दीवारों में कड़क धूप के कारण दरारें पड़ गई थी। बारिश होने पर सभी गांव वालों की छतों से पानी टपकता था, लेकिन फिर भी सभी गांव वालों की आंखों में बारिश की कामना थी। तभी घने काले बादल मंडराते हुए गांव को घेर लेते हैं। कुछ ही समय में भारी वर्षा शुरू हो जाती है। अब रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, पर उसे आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। 4-5 घंटे तक अच्छी बारिश होती है, फिर अचानक आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है, और ये पानी के साथ तूफान 2 दिन तक चलता है। ये तूफान इतना तेज था कि पूरे गांव की फसल नष्ट कर देता है। 2 दिन के बाद जब बारिश बंद हुई तो रामू दौड़ता हुआ अपने खेत की तरफ भागता है। खेत पानी से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी रामू के होंठ सूखे हुए थे। तब तक उसका बेटा और पत्नी भी आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया। हमारी सारी उम्मीदें इसी खेत से थी, तूफान के कारण तो ये भी नष्ट हो गई। हमने तो इतनी मेहनत के साथ खेत में बीज बोए थे, क्या हमारी मेहनत का यही फल था। भाग्यवान, भले ही पूरी फसल गिर गई है, पर इसमें से खाने भर के लिए अनाज निकल ही आएगा। परंतु जब साहूकार आएगा अपना कर्ज मांगने, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। अगर उसको कर्ज नहीं दिया तो वो हमारा खेत सब कर लेगा। अब तो रोने से क्या ही फायदा है। जमींदार को बोलूंगा, अगर वो मान गया तो ठीक, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। अगले हफ्ते ही मोतीलाल रामू के घर पर आता है। अरे रामू, और निकल बाहर, और मेरे पैसे ले लिए, और उसको वापस कौन करेगा। और 2 दिन के बाद तुझे दिया हुआ समय पूरा हो जाएगा, और 2 दिन में मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर नहीं दिए तो तुझे पता ही है तो मैं क्या करूँगा। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं 2 दिनों में कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा। बस आप मुझे कुछ दिन का और समय दे दीजिए, अगली फसल होने पर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। अब मैं कुछ नहीं जानता, और मैंने तुझे पहले ही बोला था, अगर समय से पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा खेत जब्त हो जाएगा। मैं 2 दिन के बाद फिर से आऊंगा, या तो मुझे पैसे दे देना या फिर मुझे अपना आधा खेत दे देना। इतना कहकर मोतीलाल वहाँ से चला जाता है। अरे सेठ जी, आप तो बहुत ही चालाक हो। आपने तो रामू को जितने पैसे दिए थे उतने से तो थोड़ी सी ही जमीन मिलती है, पर आपको तो आधा खेत मिल रहा है, और आपके दिमाग का तो कोई तोड़ नहीं। ये मूर्ख गाँव वाले आपके चंगुल से कभी नहीं निकल पाएंगे। अरे हरिया, अभी तूने मेरा दिमाग देखा कहाँ है, और मेरा दिमाग में अभी और भी शातिर योजनाएं पड़ी है।
बस तू देखता जा, एक समय ऐसा आएगा जब इसी तरह से गांव की सारी जमीन मेरे हाथों में होगी। 2 दिन के बाद मोतीलाल आता है और रामू का आधा खेत हड़प लेता है। रामू और गौरी बहुत दुखी थे। अब उनके 4 एकड़ जमीन में से सिर्फ 2 एकड़ जमीन ही बची थी, लेकिन अब भी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे फिर से फसल बोने का मौसम आ गया था और उनका बेटा गुड्डू भी 10 साल का हो चुका था। अब आप इस बार खेती करने के लिए किससे पैसे लेंगे? अगर साहूकार के पास फिर से जाएंगे तो वो बचा हुआ खेत भी हड़प लेगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, बस मैं जैसा बोलता जाऊं आप वैसा करिए। साहूकार को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मेरे पास एक अच्छी योजना है जिससे उस साहूकार को सबक भी मिलेगा और गांव के सभी लोगों का गिरवी रखा हुआ खेत भी छूट जाएगा। गुड्डू सारी योजना अपने पिता को बता देता है। ठीक है बेटा, अब मैं साहूकार के पास पैसा मांगने के लिए जाता हूँ। मालिक, मुझे इस बार फिर से कुछ पैसे चाहिए खेती करने के लिए। उम्मीद है कि इस बार मेरी फसल अच्छी होगी और मैं आपका पैसा जरूर ही लौटा पाऊंगा। तुम पैसा लौटा पाओ या ना लौटा पाओ और मुझे कोई मतलब नहीं है, और मेरी शर्त ध्यान से सुनो। तुम्हें इस बार पिछली बार की अपेक्षा आधा पैसा मिलेगा, और अगर समय से पूरा पैसा नहीं मिला तो बदले में तुम्हें पूरा खेत देना पड़ेगा। ठीक है मालिक, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अब मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर रामू ने मोतीलाल से पैसा लिया और वहाँ से चला जाता है। और सेठ जी, वो आपका तो कोई जवाब नहीं। और शातिरबाजी में अगर प्रतियोगिता किया जाए तो अव्वल नंबर पे आप ही आएंगे। और बेचारा रामू, अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो उसका बचा हुआ खेत भी आपके कब्जे में आ जाएगा, और वो भी इतने कम पैसे में। और हरिया, उन गाँव वालों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। और ये तो अनपढ़ है, और इनको जितना बताओगे उतना मान लेते हैं। और ये किसान इतने मूर्ख हैं कि मैं इसे खेती करवाता हूँ, सारा अनाज भी ले लेता हूँ और उल्टा इनको डांटता भी हूँ। लेकिन आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई एक मुझसे कड़क आवाज में बात कर सके। गुड्डू के कहे अनुसार रामू खेत में जाकर फसल बो देता है और इस बार वो देखता है कि फसल के पौधे काफी मजबूत हैं और उसमें से मोटे अनाज के दाने निकल रहे हैं। इस बार समय से बारिश होती है जिससे फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। फसल पकने के बाद रामू अपनी पत्नी और बेटे के साथ फसल की कटाई करके अनाज अपने घर लेकर जाते हैं। पिताजी, चलो, इस बार तो फसल बहुत ही अच्छी हुई है और मोतीलाल सेठ का पैसा तो हम लोग आराम से दे सकते हैं, परंतु हमें तो उसे सबक सिखाना है। चलिए आगे का काम अब शुरू करते हैं। रात होने पर दोनों ही बाप बेटे खेत की तरफ निकल जाते हैं। फसल कट जाने के बाद पूरा खेत सुनसान था। खेत के बीचों बीच गुड्डू ने एक गड्ढा खोदा और उसमें एक ड्रम डाल दिया। बेटा, ड्रम तो हमने गड्ढे में डाल दिया है, अब हम इसमें क्या भरेंगे? पिताजी, ये देखिए, इसको पेट्रोल कहते हैं। अभी गांव में किसी को भी पेट्रोल के बारे में नहीं मालूम है, परंतु मोतीलाल सेठ शहर जाता रहता है, इसीलिए उसको मालूम है इसकी कीमत और जरूरत के बारे में। मैंने कुछ दिन पहले ही पेट्रोल के बारे में पढ़ा था। कल मैं शहर यहीं लेने के लिए गया था ताकि चालाक साहूकार को सबक सिखा सके। उसके बाद वे लोग ड्रम को मिट्टी से ढक देते हैं और उसमें एक पाइप डालकर ऊपर एक नल लगा देते हैं। और अगले दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि रामू के खेत से कोई पानी के जैसा पदार्थ बाहर निकाला है। अरे भाई, तुमने सुना कि नहीं? रामू के खेत से कोई पानी के जैसा पदार्थ निकला है जो बहुत ही ज्वलनशील है। अब मुझे लगता है वो बहुत महंगा बिकेगा। अब तो रामू माला माल हो जाएगा। हाँ भाई,
और मैं तो सुबह देखने के लिए भी गया था और उसका गंध बहुत ही बेकार था। अब वो पानी तो नहीं हो सकता, कोई कीमती पानी है। उन सब की बातों को मोतीलाल सेठ सुन रहा था। वो तुरंत भागते हुए रामू के घर पर जाता है। आइए सेठ जी, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है और आपका पैसा भी रेडी है। आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। सुनो रामू, अभी पैसा वैसा छोड़ो और पहले मुझे अपने खेत में ले चलो और मुझे भी थोड़ा दिखाओ कि तुम्हारे खेत से क्या निकला है। ठीक है सेठ जी, चलिए मेरे साथ। रामू, गुड्डू और मोतीलाल सेठ तीनों खेत की तरफ निकल जाते हैं। सेठ जी देखिए, यही मेरे खेत से निकला है। ये पता नहीं क्या है, मुझे तो इसके बारे में मालूम ही नहीं है। अरे ये तो पेट्रोल है और लगता है कि इसके खेत में पेट्रोल की खदान निकली है। अगर मैंने ये खेत ले लिया तो मैं तो पूरे गांव का सबसे अमीर साहूकार बन जाऊंगा और मुझे कुछ भी करके ये खेत लेना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये लोग तो अनपढ़ गवार हैं और इनको बहका कर खेत ले लेता हूँ। और देखो रामू, ये तो कोई केमिकल लगता है। अब तो तुम्हारी जमीन पूरी बंजर हो जाएगी और इससे अच्छा है कि ये जमीन तुम मुझे दे दो और मैं शहर के किसी फैक्ट्री में बात करके ये केमिकल भेज दूंगा। और वैसे भी तुम इस बेकार चीज का क्या करोगे? और ये खेत मुझे दे दो और इसके बदले में मैं तुम्हें इसकी 2 गुना जमीन दूंगा और जो पैसा बकाया है वो भी माफ कर दूंगा। नहीं मालिक, ये खेत मेरे पुश्तों की निशानी है, मैं ये नहीं बेच सकता। अरे गुड्डू बेटा, और तुम्हारा पिता तो अनपढ़ है और तुम तो समझदार हो ना। समझाओ अपने पिता को। और इस बेकार चीज का तुम लोग क्या करोगे? और मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ और तुम्हें 2 गुनी जमीन भी दे रहा हूँ। ठीक है सेठ जी, हम आपकी शर्त मान लेंगे, लेकिन हमारी कुछ और भी शर्तें हैं। आपको हमको इस जमीन के 3 गुना जमीन देना पड़ेगा और दिया हुआ पैसा भी माफ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ गांव के जितने किसानों ने आपसे कर्ज लिया है उनको कर्ज चुकाने के लिए 1 साल का समय देना पड़ेगा और ये सारा काम कागज पर लिखित होगा। उन अनपढ़ गवारों को क्या पता है और पेट्रोल की कीमत के बारे में। और अब मैं इस खदान से पूरा जीवन भर करोड़ों रुपए कमाऊंगा। और ठीक है बेटा, और मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लाओ बेटा, तुम्हारा कागज कहाँ है? मैं साइन कर देता हूँ। मोतीलाल ने कागज पर साइन कर दिया और रामू को 3 गुना जमीन मिल गई। उसका पैसा भी माफ हो गया और सभी गांव वालों को 1 साल का और भी समय मिल गया कर्ज चुकाने को। 2 दिन के बाद ही ड्रम का पेट्रोल खत्म हो गया। जब मोतीलाल ने वहां पर गड्ढा खुदवाया तो ड्रम देखकर वो समझ गया कि रामू और गुड्डू ने मिलकर उसको ठग लिया है। लेकिन अब वो पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने कागज पर साइन कर दिया था